सो क्वेश्चन जो हमने अभी रेम्यूनरेशन ऑफ स्पाउस का जो प्रोविजन किया उसके बेस पे क्वेश्चन करना है हमें। मिस्टर ए होल्ड्स शेयर कैरिंग 25% ऑफ द वोटिंग पावर इन एक्स लिमिटेड। बताओ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है कि नहीं है, पहले वहां से बात चालू करनी है। इज इट अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट? है। सब्सटेंशियल Yes. इंटरेस्ट हाँ, कितने के बाद है। चालू होता है? 20 से चालू हो जाता है। 20 और 20%। तो इसका तो 25 मतलब मोर। इसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। मिसेस Yes. ए इज वर्किंग एज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर। देखो ना कितना टेक्निकल जॉब कर रही है। एक किसी के घर में मुर्गियां चिल्ला रही है। अंकिता देख जरा म्यूट करने तो मुर्गी खिला दे हम लोगों को यार, ठीक है ना। मिसेस ए इज वर्किंग एज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर इन एक्स लिमिटेड एट अ सैलरी ऑफ 30,000 पर मंथ। शी इज हाउएवर नॉट क्वालिफाइड फॉर द जॉब। अरे उसको आता ही नहीं कंप्यूटर प्रोग्रामर, फिर भी वहां पे जॉब कर रही है, ऐसे दिखाया जा रहा है नहीं? तो इसका 30,000 का पगार बोलो किसके हाथ में टैक्स होना चाहिए? मिस्टर ए। मिस्टर ए के हाथ में टैक्स होना चाहिए। गुड। तो क्लबिंग प्रोविजन लगेगा ऐसे आप बता रहे हो। दी अदर इनकम ऑफ मिस्टर ए एंड मिसेस ए आर 7 लाख एंड 4 लाख। अब ये वाला जो 4 लाख है वो थोड़ी ना क्या क्लब होगा, वो तो उसने उस बेचारी ने अपने हिसाब से कमाया हुआ है। अदर इनकम है वो तो उसी के हाथ में टैक्स होगा ना। हेलो, हाँ अदर इनकम हाँ। क्लब नहीं होगा ना। जो इनकम जहाँ पे मैनिपुलेशन हुआ है खाली वही क्लब होता है। कंप्यूट ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एंड मिसेस ए। अब इस क्वेश्चन में अपना है तो ज्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं। वैसे तो बच्चे क्या कर देते हैं, मिस्टर ए का 7 लाख का इनकम और मिसेस ए का 30,000 इंटू 12 करके वहां पे ऐड कर देते हैं, जो गलत है। आपको यहाँ पे क्या सोचना है बोलो, ये सैलरी है, टैक्सेबल इनकम थोड़ी ना। क्या है सैलरी चैप्टर में टैक्सेबल इनकम क्या माइनस करने के बाद आता है? जल्दी बोलो। सैलरी चैप्टर में ऐसा क्या माइनस करना पड़ता है तब जाके टैक्सेबल सैलरी आएगा? ये तो सैलरी अर्न किया है। Deduction डिडक्शन कितने का? हाँ कितने? 50,000. 50,000 काम का 50,000। डिडक्शन माइनस करना पड़ेगा। तो आपको वो लिखना था यहाँ पे। मिस्टर ए होल्ड शेयर्स carrying 25% voting power in X Limited, that is substantial interest in the company. His wife is working in the same company without any professional qualification for the same. Thus, by virtue of clubbing provision of the Act, the salary received by Mrs. A from X Limited will be clubbed in the hands of Mr. A. Salary received by Mrs. A बताओ कितना था? रिसीव कितना क्या था? 3,60,000। लेकिन स्टैंडर्ड डिडक्शन भूलना नहीं है। 16(1)(a) का 50,000 माइनस किया तो टैक्सेबल इनकम 3,10,000 था और अदर इनकम जो था मिस्टर ए का वो 7 लाख था। तो टोटल टैक्सेबल इनकम जो मिस्टर ए का था वो 10,10,000 हो गया और उसके ऊपर टैक्स लग गया। तो मिसेस ए का इनकम कितना? अभी आपको क्या लग रहा है, मिसेस से फिर से टैक्स भरेगी क्या वो 4 लाख और ये सैलरी के ऊपर? 4 लाख एंड सैलरी दोनों के नहीं, ऊपर मिसेस से टैक्स भरेगी क्या क्लबिंग प्रोविजन के बाद में भी? नहीं. नहीं तो 4 डबल lakh. टैक्सेशन, डबल टैक्सेशन हो जाता। 4 लाख के ऊपर भरेगी क्योंकि 4 लाख क्लब नहीं हुआ, लेकिन जो सैलरी क्लब हो चुका है उसके ऊपर नहीं भरना चाहिए ना। नहीं. हाँ, तो नहीं भरेगी उसके ऊपर टैक्स, तो उसका टैक्सेबल इनकम होगा 4 लाख। अब इलस्ट्रेशन 3 क्या बोल रहा है देखो, विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ मिसेस ए वाज क्वालिफाइड फॉर द जॉब? बताओ अगर वो क्वालिफाइड होती, खुद से मेहनत करके पैसे कमाती, तो क्या जस्ट बिकॉज हस्बैंड का वहां पे होल्डिंग है करके टैक्स हो जाएगा क्या? क्या वाइफ और हस्बैंड दोनों एक ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर सकते? कर सकते हैं. किसी का मैं ना एक काम कर रहा हूँ, मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ मेरे साइड से। बाद में तुम लोग अनम्यूट करके बात करना, फिर इमीडिएटली म्यूट कर देना। हाँ, क्या हस्बैंड एंड वाइफ वर्क टुगेदर इन वन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन डिस्पाइट हस्बैंड इज हैविंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट एंड वाइफ इज जेन्युइनली वर्किंग? ऐसा हो सकता है ना, जेन्युइन केस भी तो हो सकता है। मेरी केस में लेना ना, मी एंड माय वाइफ बोथ आर वर्किंग इन एलिट गुरुकुल कंटिन्यूअसली, तो इवन आई कैन अर्न रेम्यूनरेशन, शी कैन आल्सो अर्न रेम्यूनरेशन, बरोबर? हाँ। तो उसमें क्लबिंग थोड़ी ना क्या लगता है, राइट? So if Mrs. A possesses professional qualification for the job, then clubbing provision shall not apply applicable. ठीक है ना? तो ग्रॉस टोटल इनकम मिस्टर ए का तो 7 लाख हो जाएगा जैसे दिया था, और मिसेस ए का सैलरी जो है -50,000, तो जो उसका 3,10,000 आया था वो उसी के हाथ में टैक्स होगा। 3,10,000 प्लस 4 लाख 7,10,000। इज इट क्लियर? ये पहला सेंटेंस इंपॉर्टेंट था कि अगर उसके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होगा तो क्लबिंग प्रोविजन अप्लीकेबल नहीं होगा। बात क्लियर है? हाँ।
चलो आगे का क्वेश्चन, ठीक है ना। मिस्टर बी होल्ड शेयर्स कैरिंग 30% वोटिंग पावर इन वाई लिमिटेड, बोलो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है या नहीं है? सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, राइट? इंटरनेट चला गया फिर से, अभी तो मैं कुछ नहीं कर रहा, मेरे फोन में तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा, फिर भी जा रहा है। प्रलीन तो फिर भी अपने फोन के साथ मस्ती करते रहता है। आवाज आ रहा है। आ रहा है ना आवाज? चलो ठीक है। मिस्टर बी होल्ड्स शेयर्स कैरिंग 30% वोटिंग पावर इन वाई लिमिटेड, क्या 30% सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होता है? बोलो ना, क्या 30% सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होता है कि नहीं होता? होता है, होता है, होता है। होता है। तो बोलने का, फटाफट बोलते रहने का, ये सब बोलते रहने का, क्योंकि एग्जाम में जाने के बाद यही सब चेक करना होता है, ठीक है ना। पता चला 18% पे क्वेश्चन आ गया, तुमने क्लब कर लिया। 18% पे क्लबिंग नहीं होता, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट 20% के बाद चालू होता है। मिसेस बी इज वर्किंग एज अ कंप्यूटर अकाउंटेंट, मिसेस बी मतलब उसकी वाइफ, is working as a working as a accountant in the Y Limited and getting income under the head salary. Computed बोला, अभी computed बोला मतलब सब कुछ, सारे डिडक्शंस वगैरह सब दे दिए। 3,44,000 विदाउट एनी क्वालिफिकेशन इन अकाउंटेंसी। अरे क्वालिफिकेशन इन अकाउंटेंसी नहीं है, अकाउंटेंट करके जॉब कर रही है, 3,44,000 का नेट टैक्सेबल सैलरी कमा रही है। किसके हाथ में क्लब होगा, जल्दी बोलो। मिस्टर बी। हाँ, और अभी तक 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन प्रोवाइड नहीं करने का, क्यों नहीं? कंप्यूटेड करके दिया हुआ है उन्होंने, ठीक है। मिस्टर बी ऑल्सो रिसीव 30,000 एज इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, ये मिस्टर बी का अलग इनकम है, आईएफओएस का इनकम है, चलेगा। आगे चलता हूँ। मिसेस बी मतलब उसकी वाइफ ओन्स अ हाउस प्रॉपर्टी विच शी हैज लेट आउट, तो उसका एक हाउस प्रॉपर्टी जो उसने रेंट पे दिया, चलेगा। रेंट रिसीव्ड फ्रॉम टेनेंट इज 6,000 पर मंथ। कंप्यूट द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर बी एंड मिसेस बी, बताओ। मिस्टर बी का मैं आपको बता देता हूं, उसका खुद का 30,000 और वाइफ का 3,44,000, मिस्टर बी का 3,74,000। मिस्टर बी का मैंने बता दिया, मिस्टर बी का मैंने बता दिया, ये लोगों 3,44,000 30,000, ये क्लबिंग प्रोविजन लगा के मैंने बता दिया। आप लोग मुझे बताओ मिसेस बी का कितना होगा इनकम? 50,400। 50,400 एक आंसर आया है, और कोई? कैसे निकाला 50,400, भगवान जाने। कैसे निकाला? किसी ने आंसर बोला 50,400। हाउ डिड यू कंप्यूटेड दिस मैजिकल नंबर? $72,000. 72,000 आई है। 72,000, बोलो कौन सा नंबर राइट है? 5,400। क्यों? 30% का डिडक्शन। हाँ, तो ये बोलना जरूरी है ना कि स्टैंडर्ड डिडक्शन मारना पड़ता है। रेंट थोड़ी ना क्या इनकम होता है, टैक्सेबल अमाउंट जो होता है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होता है, ठीक है ना। तो ये सैलरी तो टैक्स नहीं होगा, क्योंकि सैलरी तो मिस्टर बी के हाथ में टैक्सेबल हो गया। और इसका ये जीए भी था, ग्रॉस एनुअल वैल्यू 72,000 था। 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन देना पड़ेगा अंडर सेक्शन 24 क्लॉज ए, तो टैक्सेबल इनकम आता है 50,400। तो क्लबिंग के प्रोविजन में आप समझ रहे हो ना, वो बाकी पांचों को, पांचे हेड्स को यहाँ पे लेकर आते हैं, 5 हेड्स यहाँ पे लेकर आते हैं। क्लबिंग की प्रोविजन में हम खाली देख रहे हैं कि असेसी कौन है, बाकी जो कंप्यूटेशनल मैकेनिज्म है 5 हेड्स का, वो आपको आना चाहिए बाय दिस टाइम। क्लियर था ये क्वेश्चन? क्लियर था? इजी क्वेश्चन है एकदम। चलो आगे। यस। चलो, तो ये हो गया। अब मुझे आपको कुछ पूछना है, ठीक है ना, और एकदम सही टाइम पे मेरी वाइफ जो है घर के अंदर जा चुकी है, तो मुझे आपको एक ना बात पूछनी है। एक बात बताओ एक बात बताओ, अगर एक लड़की है, ठीक है ना, जो डम है, डम, ठीक है ना, एक लड़की है जो थोड़ी डम है, उसको कुछ बिजनेस करना है,
तो क्या कर सकती है? अच्छा और बता देता हूँ, दो फीचर बता देता हूँ। एक लड़की है, थोड़ी ब्यूटीफुल है, दिखने के लिए अच्छी, ठीक ठाक है, अच्छी नहीं बोल सकते, ब्यूटीफुल बोलना नहीं चाहिए, ठीक ठाक है, और डम्ब है, उसके बाद दिमाग नहीं है, तो कौन सा बिजनेस कर सकती है? लड़कियां कौन सा बिजनेस कर सकती है? मैरिड वाइफ वो भी, ठीक है ना, लड़कियां मतलब यंग लड़कियां नहीं। लड़कियां डम नहीं रहती, लड़के पार्लर का डम करने रहते। की, पार्लर पार्लर का सर. तुला बरं माहिती आहे सगळं, कोणती मुलगी कधी काय करते ते. तुमच्याकडून हेच अपेक्षित आहे आता काय. पार्लर, बिल्कुल पाशा, एग्जैक्टली जो बिजनेस की हमारी बात हो रही है वो पार्लर की बात हो रही है। तो एक जो लड़की है, ठीक है ना, वाइफ जो है, स्पाउस है, स्पाउस एक एसएससी की, उसको बिजनेस करना है और अपने हस्बैंड से कुछ ऐसे बात कर रही है कि देखो जी, कि वो तो मुझे ना अभी जॉब भी करना है नहीं, मैं तो करूंगी बिजनेस, वो बहुत हो गया जॉब भी, वो मैंने मोदी जी का भाषण सुना, आत्मनिर्भर भारत, और मुझे भी आत्मनिर्भर ही बनना है। आई वॉन्टेड टू बिकम सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंस पर्सनैलिटी, एंड मुझे भी जीडीपी में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना है, इकोनॉमी को संभालना है, 4 लोगों को जॉब पे रखना है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना है। तो वो हस्बैंड को भी थोड़ा प्राउड फील हुआ, अरे वाह, बिजनेस की बातें हो रही है, वाइफ और बिजनेस की बातें, वाह, आत्मनिर्भर की बातें, वाह वाह, मजा आ गया। तो वो बता क्या रही है, मैंने पूछा कि कौन सा बिजनेस पकड़ लो, तो बोलती है कि वो तो ब्यूटी पार्लर का। मैंने बोला ठीक है। तो बोलती है कि मैंने ना सारा अरेंजमेंट कर लिया, कहाँ ओपन होगा, लोकेशन, प्लांट एंड मशीनरी, वो कौन कौन मेरे साथ काम करेंगे, सब कुछ फाइनलाइज कर लिया है, और मैंने ना मेरे 2 लाख रुपए का कैपिटल भी अरेंज किया हुआ है, 2 लाख रुपए मैंने अरेंज कर लिए हैं, ठीक है ना। वो जस्ट 8 लाख रुपीज का थोड़ा थोड़ा सा जस्ट 8 लाख रुपीज का प्रॉब्लम आ रहा है। तुम समझ रहे हो वाइफ ये स्टोरी हस्बैंड को क्यों बता रही है? बोलो। 8 लाख रुपीज चाहिए। और बात समझ रहे हो, मेरा 2 लाख, वाइफ का देखो डायलॉग, मेरा 2 लाख मैंने जमा करके रख दिया है, अभी गैप कितने का है? जस्ट हस्बैंड का जब होता है ना, तो वो हस्बैंड का जो पैसा होता है ना, वो जस्ट 8 लाख होता है, मेरा 2 लाख होता है, ठीक है ना। तो हस्बैंड का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस केस में? बोलो, जल्दी बोलो। हस्बैंड को 8 दे 8 लाख लाख, मत देगा। दे, 2 लाख की दे, 2 लाख की दे, 8 लाख मत. बाबा पाशा तेरे तू जैसे मैरिड थोड़ी ना नहीं है रे रहते सब। पाशा। ये जो दे नंबर होते देगा हैं, 8 लाख। हाँ पाशा, जब इतने जिंदगी में पैसे कमा लेगा तो क्या करेगा? वाइफ को ही देने होते हैं आगे जाके। दोस्तों को बांटूंगा. अरे दोस्तों को बांटेगा? चाइनीज खिला कभी अपने पैसे से दोस्तों को, पहले फिर देखते हैं। सुन, तो मैं बात क्या कर रहा था, ये देखो अभी बातें चेंज करनी पड़ेगी, बातें सीधी साधी करनी पड़ेगी, आप समझ रहे हो ना, थ्रेड आ चुका है इधर। वाइफ आ गई है। कैसे तुम लोग इतने स्मार्ट हो गया, ठीक है। तो मैं क्या बात कर रहा था अभी, तो हमें जो वही स्टोरी सुननी है। ना 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 हाँ, ना, वही सुननी मेरी, है, अरे मेरी वाइफ वही बहुत सुनना मेहनत है। करती है रे बाबा, बहुत मेहनत करके पकड़ लो, उसने ना 4 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया। चने के झाड़ पे चढ़ा अभी उसको। रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा, मैं रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा उनको. आशा, तू पहले तेरा टीम डिसाइड कर, हरामी तो किसके टीम में, मेरी टीम में कि वाइफ के टीम में है? सुनो, ये प्रॉफिट जो, ये साला भगवान ने वर्क फ्रॉम होम बनाया हुआ है ना, तो उसके कुछ ना गवर्नमेंट को ना ये पैरामीटर बनाने चाहिए थे, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने चाहिए थे कि जहाँ पे वर्क फ्रॉम होम चल रहा है हस्बैंड का, वहां पे वाइफ को अलाउड नहीं है, ऐसा होना चाहिए था। नहीं, सुनो, नहीं, ये नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। मेरा भी वही ओपिनियन कि ऐसा नहीं होना चाहिए ना, ऐसा थोड़ी ना क्या होता है कभी। ये प्रॉफिट जो है वो 4 लाख रुपीज का कमाई है, वाइफ का प्रॉफिट है, ब्यूटी पार्लर में से कमाया हुआ प्रॉफिट है। बताओ ये 4 लाख के ऊपर कौन टैक्स भरेगा? जल्दी बोलो, किसे टैक्स जो भरना पार्लर चाहिए? वाइफ करेगा को, वो भरे।
या हस्बैंड को? हस्बैंड 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 टैक्स भरेगा। क्यों? हस्बैंड चला रहा है ब्यूटी पार्लर, हरामी। जो पैसा ओनर ज्यादा है उसने इन्वेस्ट किया ना। ओनर है ना, वाइफ ओनर है, वाइफ प्रोपराइटर है। हाँ, सिद्धेश का आ रहा है, प्राजक्ता का आंसर आ रहा है, वाइफ भरे। वाइफ का बिजनेस है ना, प्रोपराइटरशिप बिजनेस है ये, ठीक है ना, तो वाइफ को ही टैक्स भरना चाहिए था लीगली। कैपिटल आपका ज्यादा है ना वाइफ से। हाँ, तो ज्यादा कम तो वही तो बात, अभी इनकम टैक्स करेगा। इनकम टैक्स बोलता है सर ये जो बिजनेस है ना वो प्रोपराइटरशिप आपने दिखाया है नहीं, है तो ये पार्टनरशिप फर्म जैसा। मैंने बोला सर ऐसे कैसे? वो बोलते देखो ये 4 लाख रुपए का जो प्रॉफिट है ना, ये पूरे कैपिटल के ऊपर आया हुआ है 10 लाख के। कैपिटल जो था वो 10 लाख का था, 10 लाख का कैपिटल था, पकड़ लो यहाँ पे, ठीक है ना। जो टोटल कैपिटल जो था वो 10 लाख का था, बरोबर ना। और 10 लाख में का आपका जो था 8 लाख था, तो इस प्रपोर्शन में ये प्रॉफिट भी आपका होना चाहिए सर। मैंने बोला बात तो आपकी बराबर है, लेकिन मेरी वाइफ मुझे 1 रुपया नहीं दे रही है। आप समझ रहे हो ना? ये 4 लाख रुपए का जो उसने प्रॉफिट कमाया हुआ है, उसमें वो 4 लाख का टोटल प्रॉफिट इज ऑन टोटल कैपिटल ऑफ 10 लाख, और मेरा जो मेरी जो पैसे बिजनेस में लगे हुए वो 8 लाख रुपीज के, उसके जो लगे थे वो 2 लाख रुपए के। गवर्नमेंट बोल रहा है कि नहीं 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 नहीं, ये पूरा पैसा, ये आप समझ रहे हो कि ये पूरा पैसा उसका नहीं है, आपने उसको जो 8 लाख रुपीज का जो गिफ्ट दिया हुआ है वो आपके हाथ में टैक्सेबल होगा। ये प्रोपोर्शनेट की बात समझ रहे हो ना? पूरा मेरे हस्बैंड के हाथ में कैसे 10 लाख, पूरा 10 लाख हस्बैंड ने लगाया है क्या? मुझे बोलो। सिया पीछे कैमरा है, गिरने वाला था अभी। जो है ना, हस्बैंड के हाथ में भी टैक्स नहीं होना चाहिए, पूरा वाइफ के हाथ में भी टैक्स नहीं होना चाहिए। जो टैक्स होना चाहिए प्रोपोर्शनेट बेसिस पे टैक्स होना चाहिए। और प्रपोर्शन किसका? प्रपोर्शन कैपिटल का, जिसने जितना पैसा लगाया उसका उतना प्रॉफिट। ये समझ में आया मैंने क्या बोला? इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। हाँ ओके, तो ये जो थ्योरी है ना, इस थ्योरी के, ये थ्योरी हमने यहाँ पे लिखी हुई है नोट्स में, ये देखो, इनकम अराइजिंग टू स्पाउस फ्रॉम अ ट्रांसफर ऑफ असेट विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। मतलब मैंने अपनी वाइफ को कुछ गिफ्ट दे दिया है, गिफ्ट विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। ये लैंग्वेज अभी तुमको समझ में आता है? तुमने गिफ्ट टैक्सेशन पूरा का पूरा पढ़ा हुआ है। हमने गिफ्ट दिया है उसको, मतलब घर गिफ्ट दिया है, घर पूरा गिफ्ट ही दिया हुआ है घर। तो क्या होगा? घर का जो रेंटल इनकम होगा उसके हाथ में टैक्स नहीं होगा, मेरे हाथ में टैक्सेबल होगा, ठीक है ना। अगर हमने उसको 10 लाख रुपया दिया हुआ है और वो 10 लाख रुपया उसने फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो फिक्स डिपॉजिट का जो इंटरेस्ट है वो मेरे हाथ में टैक्स होगा, उसके हाथ में नहीं होगा। और अगर उसने बिजनेस रन किया है, वाइफ ने बिजनेस रन किया है, तो बिजनेस का जो प्रॉफिट होता है वो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे टैक्स होता है। खाली एक बात याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये फॉर्मूला याद रखना। और इधर बाजू में ये येलो क्लाउड दिखा है ना, ये जो प्रपोर्शन है ना, प्रपोर्शन वो लेना होता है फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर पे। फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, आपका प्रीवियस ईयर क्या है जल्दी बताओ? 90-20। तो फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, एग्जैक्ट डेट बताओ, ये कौन सा डेट होगा तुम्हारे एग्जाम के लिए? ये डेट कौन सा होगा? फर्स्ट अप्रैल 2000, फर्स्ट अप्रैल 2000। अरे बाबा डेट पूछ रहा हूं, फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर क्या है तुम्हारा? चैट बॉक्स में आ रहा है कुछ लोगों को। फर्स्ट अप्रैल 2019। विजय तेरा माइक बंद कर। विजय तू क्या रोड पे जाके लेक्चर अटेंड करता है क्या रे? इतना आवाज आता है गाड़ियों का, वो भी लॉकडाउन में।
19। तो तुम समझो साल भर में कैपिटल ऊपर नीचे जा सकता है, वो देखना नहीं है आपको। ये जो प्रपोर्शन यूज करना है ना कैपिटल का, वो फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर का चेक करना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। और ये टैक्स क्या बोलते हैं, लूप होल है। गिफ्ट दिया तो टैक्सेबल होगा, लोन दिया तो टैक्सेबल नहीं होगा। ये लूप होल देखो, ये साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा है। तुमको याद आ रहा है स्टोरी साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा की? वाइफ को अगर आपने गिफ्ट दिया तो क्लबिंग प्रोविजन लगेगा, वाइफ को गिफ्ट दिया तो क्लबिंग प्रोविजन लगेगा, लोन दिया तो क्लबिंग प्रोविजन नहीं लगेगा। ये बात समझ रहे हो आप लोग? हाँ। तो आप क्या करोगे अगर आगे जाके जो सीएमए करने वाली लड़कियां आगे जाके अगर अपने हस्बैंड को अगर बिजनेस में मदद करना है तो क्या दोगे? हस्बैंड को गिफ्ट दोगे या लोन दोगे? बोलो। जो सीएमए करने वाली लड़कियां हैं, सीएमए करने का पैसे तो तुम्हारे पास बहुत आ आएंगे और हस्बैंड मान लेते तुम्हारा बिजनेस में है, तो उसे तुम्हें सपोर्ट करना है, तो क्या करोगे आप लोग? विल यू ट्रांसफर हिम एज अ गिफ्ट, विल यू ट्रांसफर मनी टू हिज अकाउंट एज अ लोन? क्या करोगे, गिफ्ट या लोन? लोन। लोन करके दोगे। बताओ, दो रीजन बताओ ऐसा क्यों? दो रीजन बोलो ऐसा क्यों? एक क्लबिंग प्रोविजन नहीं लगेगा और दूसरा उसके इनकम का प्रोपोर्शनेट पार्ट हमको मतलब टैक्स को भी भरना नहीं 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 नहीं, एक क्लबिंग प्रोविजन नहीं लगेगा और दूसरा उसका सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो डाउन नहीं होगा। एक इमोशनल और एक टैक्स का लॉजिक। किसी को पैसे ऐसे ही दे देना मतलब वो लाचार है, मजबूर है, उसकी मजबूरी का फायदा उठाना हो जाता है। ठीक है ना? उसको आप लोन बोल के दो, उसको बोलो कि आपको इतना पैसा कमाना पड़ेगा कि एक दिन मेरा लोन आप रिपे करो अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। इंटरेस्ट भी बोलने में अपने का क्या जा रहा है, जितना गया आ जाएगा। उससे क्या होगा, इट विल ऑलवेज रिमाइंड देम, जिसको पैसे आपने दिया है ना, इट विल ऑलवेज रिमाइंड देम दैट दे आर अंडर सर्टेन ऑब्लिगेशन, अदरवाइज दे विल स्टार्ट टेकिंग योर मनी ग्रांटेड। देखो पैसा किसका भी हो, ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, बरोबर कि नहीं? बरोबर। हाँ। तो जब आगे जाके हस्बैंड के पास पैसे मांगोगे ना, तो बेशरम लड़कियों याद रखना यही बात कि जो भी पैसे तुम ले रहे हो वो लोन है। मांगेंगे ही नहीं। आपकी वाइफ क्या बोल रही है? मेरी वाइफ क्या बोलेगी? मेरी वाइफ को ये सारे थेरीज पता है। तो बताओ ये चापली है। मेरी वाइफ आत्मनिर्भर है। आज मेरी वाइफ का क्या है रे, मैं छोटा सा इंसान, थोड़ी आंखें बड़ी बड़ी कर लो तो डर जाता हूँ। ऐसा लगता तो नहीं है मुझे। चलो ठीक है, मेरा मजाक उड़ा के हो गया रहेगा तो आगे चलूं? हाँ चलो। चलो थैंक यू। ठीक है ना, क्वेश्चन कर लेते हैं और इस क्वेश्चन को आप मार्क करोगे इंपॉर्टेंट। सर आप इंपॉर्टेंट क्यों मार्क करके देते हो, एग्जाम में आता है? नहीं, मुझे क्वेश्चन अच्छा लगता है इसलिए। मुझे क्या मालूम एग्जाम में क्या आता है। चलो। मिस्टर वैभव स्टार्टेड a proprietary business as on 1/4/2018। डेट्स पे यहाँ पे ध्यान दो। 2018 में बिजनेस चालू किया वैभव ने with a capital of 5 lakh। ओहो, with a capital of 5 lakh he incurred a loss 2 lakh during the year 18-19। होना ही था, बिजनेस चालू करने के साथ आपको कभी कभी लॉस होता ही है। 2 लाख का लॉस हुआ, 5 लाख पे इसने बिजनेस चालू किया, लॉस हुआ इसको 2 लाख रुपए का। ओके, पहले साल। फिर क्या हो गया, बेचारा टेंशन में बैठा था घर में, एक दिन दारू पी रहा था, वाइफ जॉब से आई, ठीक है ना, बोलती क्या, बाप रे। वैभव वैशाली की क्वेश्चन के टाइम पे मुझे नेटवर्क अगर सपोर्ट नहीं करेगा तो क्या फायदा? नेटवर्क गया, ढिंचैंग 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 ढिंचैंग, नेटवर्क गया, ढिंचैंग 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 ढिंचैंग। आवाज आ रहा है सर आपका? देखा ना, मैं ऐसा कुछ कांड करूंगा तो ये लोग का आवाज आता है, वीडियो जाता है। सेक्शन चालू करूंगा आवाज नहीं जाएगा। देख
धीरे धीरे बोलो ना, फिर फास्ट फास्ट क्यों बोलते हो? गोड गोजिरी लाज लाजरी ताई तू होणार नवरी. एक डायलॉग बोलो फिर, क्या डायलॉग बोलूं? कुछ भी आपको जो पसंद हो वो. मेरे को कौन सा डायलॉग है? मेरा कौन सा डायलॉग पसंद है मेरे को? ऐसे कुछ डायलॉग भी नहीं है। ऐसा कुछ डायलॉग बिलॉग नहीं होता. डायलॉग तो वो सब छोटे मोटे लोगों का होता है. और शाहरुख बिरुख का डायलॉग वो शाहरुख सलमान ऐसे छोटे छोटे लोग जो होते हैं उनका होता है. अपने जैसे बड़े बड़े लोगों के सेक्शन होते हैं. मैं सेक्शन बोलूं? देखो अभी आवाज आ रही है शायद नहीं. फालतूगिरी चालू कर रहा हूँ तो आवाज आती है. तो नेटवर्क मतलब उसको भी हिंदुस्तान, पता है, सिखाने ये को मुझे तो आज आता तक है. 2-3 लोगों ने ऐसा बोला है हिंदुस्तानी भाव का बोलो. ये हिंदुस्तानी भाव क्या है? सर मत बोलो। वो गलत पहली गलत। फुर्सत में निकल. वो यूट्यूबर है क्या कोई? हाँ यूट्यूबर नहीं है, बट नहीं, यूट्यूब पे बिग डाल. बॉस में था वो. बिग बॉस में था. अच्छा बिग बॉस में था. तुम लोग को ये सब पता है? और तुमको मैंने हाँ 3 दिन पता पहले जो सेक्शन पढ़ाए होंगे वो याद तो नहीं आएंगे? बोल रहा है सर. मतलब हिंदुस्तानी भाव बिग बॉस में थे, उनके डायलॉग भी तुमको पता है? हाँ सर मेरे को पूछो, मेरे को पूछो, मेरे को मालूम है. सर बोलो ना वो क्वेश्चन, अभी नेटवर्क है तो. अरे देखना मैं अभी क्वेश्चन ताई जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ना चालू करूंगा नेटवर्क जाएगा. देख लेना. एटलीस्ट बच्चे एक्टिंग करते हैं कि नेटवर्क चले जाता है. एक्टिंग तो कर ही लेते हैं. गैस. ठीक है सिद्धेश, आई विल टेक योर एडवाइस सीरियसली and I'll listen to him. Yeah, sure. Mr. Vaibhav started a proprietary business as on 1/4/2018 with a capital of 5 lakh rupees. He incurred a loss of 2 lakh rupees during the year 18-19. To overcome a financial position, his wife, Mrs. Vaishali, आप समझो उसकी वाइफ, his wife, underline the word his wife. To overcome a financial position, his wife, Mrs. Vaishali, a software engineer, gave a gift 5 lakh rupees on 1/4/2019, which was immediately invested in the business of by Mr. Vaibhav. बताओ. और फिर देखो हर कामयाब इंसान के पीछे एक बोलो. और हाथ होता है. मैं भी वही सोचता हूँ. बाकी बॉडी किधर है औरत की? सर गलत बोले बोलो. टाटा टाटा वालों को थोड़ी है. ना ये तो है आवाज. ये प्रतीक है ना हरामी है. साउंड ये पाशा भी देखो साउंड सर ये चालू हो गए. सर आवाज येतोय. येतोय ना. चालू करा मग लगेच आवाज हाँ चालू होईल त्यांचा. वही तो मैं बता रहा हूँ. ये बच्चे इतने हरामी हो गए ना अपने. खाली लड़कियां हैं बस अपनी बैच में जिनको पढ़ना है. बाकी ये 2-4 जो गुंडे अपने बैच के, उनको तो बस टाइम पास में इंटरेस्ट है. रे बाबा बाबा ये अथर्व देख अभी गांव घूम के अभी आया हुआ है. अभी उसको ऐड किया मैंने. किधर आया क्या अथर्व? अथर्व क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? अथर्व अथर्व कैन यू हियर अस? सकाळपासून काय गू खायला गेला होता का रे? आता आला आवाज सर. आता आवाज आला ना. हाँ देखना यार, लेक्चर आधा होने के बाद आया. अभी तक कितनी सारी बातें हो गई. बेचारा वैभव ने बिजनेस चालू किया, 5 लाख रुपया कैपिटल लगाया, 2 लाख का लॉस हो गया उसको. हाँ फिर वैशाली ने उसको मदद किया, गिफ्ट दिया 5 लाख रुपए का. और आज देखो वो सक्सेसफुल बन चुका है. आज उसका 4 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है 1920 में. मुझे पूछना क्या है, ये 4 लाख रुपया किसके हाथ में टैक्स होगा? बोलो. दोनों के हाथ में प्रोपोर्शनेट. वाह तालियां, आपका आंसर राइट है. अभी अमाउंट भी निकाल के दे दो. अथर तू आराम कर, तू थक गया होगा सुबह से मेहनत करके.
अमाउंट बोलो जल्दी। कितना वैभव टैक्स भरेगा, कितने पे वैशाली टैक्स भरेगी? इतना डिफिकल्ट नहीं है रे, एक छोटा सा कैलकुलेशन तो करना है। 1,50,000 वैभव, और वैशाली 2,50,000। ठीक है, किसी का आंसर 2 लाख आया हुआ है? 2 लाख वैभव, 2 लाख वैशाली, क्योंकि वैभव ने 5 लाख लगाए थे और वैशाली ने भी 5 लाख लगाए, तो दोनों के 5-5 लाख हो गए ना। तो किसी का आंसर 2 लाख है क्या? एनीबडी एग्री टू दिस कि 2 लाख भी एक पॉसिबिलिटी होता है? क्योंकि देखो सर ना, 2 वैभव लाख ने 2 5 लाख लाख लगाए थे। बोलो, ऐसा मन में आ रहा है कि 2 लाख होना चाहिए? नहीं आ रहा है? चलो आगे चलते हैं। और उसको लॉस, हाँ, नहीं तो कुछ कुछ लोगों को ना ताई प्रोप्राइटरशिप का अकाउंटिंग नहीं समझता। तो हमने क्या बोला था, ये 5 लाख रुपए उसका कैपिटल जो था वो 1/4/2008 पे 18 पे था ना, 1/4/2018 पे था। फिर उसको 18-19 में लॉस हुआ, तो उसका कैपिटल जो था ना अभी बन चुका था 3 लाख रुपीज। और जब उसका कैपिटल 3 लाख रुपीज था 1/4/2019 पे, तब उसको वाइफ ने 5 लाख रुपया दिया था। तो जो रेशियो जो है ना वो 3:5 का रेशियो है। मैंने क्या बोला समझा? जो रेशियो है वो 1:1 का नहीं है, 5:5 का नहीं है। जो रेशियो जो है 1/4/2019 का रेशियो देखना होता है, फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर का रेशियो देखना होता है, वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो क्लाउड इंपॉर्टेंट था। मैंने क्या बोला समझा? जो मैंने फॉर्मूला में लिख के दिया ना आपको कि ये प्रपोर्शन कौन से दिन का है, तो मैंने बोला ना फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर को आपको चेक करना होता है। अगर मैं यहाँ पे इतना चिल्ला चिल्ला के नहीं बोलता ना, तो आप लोगों का आंसर मुझे ना 2 लाख आता। यहाँ तक क्लियर है? देखो फिर यस। सेक्शन 64(1) clause 4 of Income Tax Act 1961 provides for the clubbing of income in the hands of individual. Okay, if the income is earned from the asset other than house property, other than house property क्यों? क्योंकि house property का clubbing section 24 में ही हो जाता है। Okay, transfer directly or indirectly to spouse of the individual otherwise than adequate consideration in connection with, वो तो छोड़ो, वो तो इन agreement to leave apart बाद में बात करेंगे। In this case, Mr. Vaibhav received gift of rupees 5 lakh rupees on 1/4/2019 from his wife Vaishali, which he invested in a business immediately. The income to be clubbed in the hands of Mrs. Vaishali is like this. देखो यहाँ पे क्या है, 4 lakh into 3 divide by 8 और 4 lakh into 5 divide by 8। ये समझ में आया आपको? यस। ठीक है ना, ये आंसर है इसका। अब उन्होंने सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या पूछा है, if Mrs. Vaishali gave the said amount as a loan, what would be the amount to be clubbed? कितना अमाउंट क्लब होना चाहिए, बोलो। कितना अमाउंट क्लब होना चाहिए आपके हिसाब से? लोन दिया उसने, अभी गिफ्ट नहीं दिया, लोन दिया, लोन। 5 लाख आत्मनिर्भर होगा। हस्बैंड है वो। हाँ, 5 लाख जितना दिया है उतना। चुप रे पागल, प्रॉफिट की बात लोन हो रही है दिया ना, ना तो लोन दिया है ना, हाँ, तो क्लबिंग प्रोविजन नहीं लगेगा। क्लबिंग प्रोविजन नहीं लगेगा, गिफ्ट देंगे तो क्लबिंग प्रोविजन लगेगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे देखो, इन केस वैशाली गेव द सेड अमाउंट ऑफ लोन एज अ बोनाफाइड, इसको बोनाफिदे बोलते हैं लैटिन फ्रेज में, जो भी है इसका प्रोनाउंसिएशन। बोनाफाइड मतलब जेन्युइन, आपको पता है। देन द क्लबिंग प्रोविजन वुड नॉट बी अट्रैक्टेड। मुझे बताओ, अभी जो 5 लाख रुपया जो दिया था वैशाली ने वैभव को, वो मॉनिटरी गिफ्ट मोर देन 50,000 है ना? हाँ। हेलो, तो वैभव के हाथ में वो टैक्सेबल होगा क्या गिफ्ट 56 में? वैभव के हाथ में नहीं गिफ्ट होगा, टैक्सेबल होगा क्या? नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? रिलेटिव है। वाइफ रिलेटिव होती है, आपको तो पता है, वाइफ तो पहली रिलेटिव होती है।
बाकी दुनिया बाद में आती है, पहले वाइफ आती है, पता है ना। The provision of section 56 subsection 2 clause in would not attracted in the hands of Mr. Vaibhav since he has received the sum of money exceeding 50,000 without consideration from a relative, that is his wife. Okay, आगे चले। चलो चलो ठीक है, आगे चलता हूं। अब माइनर के पास जाने से पहले मुझे और कुछ बातें आपको बतानी है क्लबिंग की। कभी कभी हम क्या करते हैं, देखो अब जैसे पकड़ लो, यहाँ पे एक कंपनी है एलाइड गुरुकुल लिमिटेड, एक कंपनी है, और यहाँ पे मैं हूँ आरपी, ठीक है ना। मैंने क्या किया, मेरा एक असेट मैंने एलाइड गुरुकुल को ट्रांसफर किया, पकड़ लो कार दे दी मैंने एलाइड गुरुकुल को अपनी कार दे दी, ठीक है ना। लेकिन देने के टाइम पे एक कंडीशन रखा मैंने, एक क्या रखा, कंडीशन। अब कंपनी मेरी कार यूज कर रही है तो मुझे कुछ बेनिफिट देना चाहिए कंपनी ने उस कार के बेनिफिट के लिए, मतलब लीज रेंट या पैसे कुछ तो देने चाहिए थे। मैंने बोला नहीं, ये कार मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, ठीक है ना, लेकिन आप एलाइड गुरुकुल लिमिटेड एज अ कंपनी है तो कंपनी है, ठीक है ना, ये तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। मैंने कंपनी को क्या बोला कि आप मेरी वाइफ को ना इसके बदले में हर महीने 5,000 दोगे, ऐसा मैंने कंडीशन डाला हुआ है। बोलो क्लबिंग प्रोविजन लगेगा या नहीं लगेगा, आपको क्या लगता है। मैंने अपना असेट वाइफ को नहीं दिया है, असेट वाइफ को देता और वाइफ उसमें से 5,000 कमाती तो चल जाता। ये तुमको समझ रहा है मैंने क्या बोला। मैंने अगर असेट वाइफ को दिया होता और वाइफ अगर 5,000 कमाती तो क्लबिंग लगता, लेकिन मैंने अभी असेट वाइफ को नहीं दिया, मैंने कंपनी को दिया हुआ है। अब क्लबिंग लगेगा कि नहीं लगेगा, बोलो ना। नहीं लगेगा। नहीं लगेगा ऐसा आपको लग रहा है, लेकिन ये जो है ना, इसको बोलते हैं डायरेक्ट ट्रांसफर। ये जो है ना डायरेक्ट ट्रांसफर है, डायरेक्टली कार अगर मैं इसको दे देता तो होता डायरेक्ट ट्रांसफर, और इसको बोला जाता है इनडायरेक्ट ट्रांसफर। अब मेरे साइड से इतना याद रखो, अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा मैनिपुलेशन हो सकता था ना, जैसे मैंने अभी किया। मैं किसी थर्ड पार्टी को, जैसे पकड़ लो हमारे यहाँ पे प्रलीन है, तो मैं कार जो है ना मैं प्रलीन को दे देता, क्योंकि प्रलीन मेरी वाइफ नहीं है, और प्रलीन फिर वो बेनिफिट जो है 5,000 रुपया मुझे देने की जगह पे मेरी वाइफ को दे देता। तो टेक्निकली असेसी ने, मिस्टर राम पाटिल ने वाइफ को 5,000 दिए थ्रू प्रलीन, मतलब इनडायरेक्ट ट्रांसफर हो गया। अब समझ रहे हो ना, ऐसा चोरी सब जगह पे चालू हो जाता अगर इनडायरेक्ट ट्रांसफर क्लबिंग प्रोविजन में कवर्ड नहीं होते, तो है कवर्ड। डायरेक्ट ट्रांसफर भी टैक्सेबल होते हैं यहाँ पे, और इनडायरेक्ट ट्रांसफर भी टैक्सेबल होते हैं, क्लबिंग दोनों जगह पे लगता है। इज इट क्लियर? यस ओके। इनडायरेक्ट ट्रांसफर का एक आध क्वेश्चन कोई मिलता है क्या, देखने दो मुझे। एक कोई तो सन्स वाइफ समझता है ना, सन्स वाइफ मतलब कौन, ओए सन्स वाइफ मतलब कौन। बहू। सिद्धेश को आवाज नहीं आ रहा है, मैं फिर से ऐड होता हूँ, ठीक है सिद्धेश, घूमकर आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से पानी भी नहीं पी के आना। हाँ डॉटर इन लॉ, बताओ डॉटर इन लॉ के ऊपर क्लबिंग प्रोविजन लगता है कि नहीं लगता, जल्दी मुझे बताओ। कल मैंने आपको स्टोरी बताई थी। अरे बहू के ऊपर क्लबिंग प्रोविजन लगते हैं कि नहीं लगते? सालो पियानो जैसा आवाज क्यों निकाल रहा है रे पाशा, अच्छे से बात करना। वो तो एक क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी पढ़ो।
मिसेस कस्तूरी ट्रांसफर्ड हर इमोबल प्रॉपर्टी टू एबीसी कंपनी लिमिटेड। बात समझ रहे हो ना? कस्तूरी जो है बहुत ही शानी है, ये सास है, सास, क्योंकि सास भी कभी, ये सास का स्पेलिंग क्या होता है? डबल ए ब्रीथिंग। सास। कस्तूरी जो है वो सास है, स्पेलिंग सास। पूछ रहे। ठीक है ना? क्या बोलते हैं उसको मराठी में, क्या बोलते हैं रे सास को? हैं? सासू। हाँ, ये सासू है। वो सर आरती को ऐड करो ना, उसको आवाज नहीं आ रही तो वो रिज्वाइन कर रही है। क्या बात करिए? और वेटिंग लिस्ट पे है? नहीं, वेटिंग लिस्ट पे नहीं है कोई। झाली ऐड, ओके। झाली है, टेस्टी। सुनो, कस्तूरी ट्रांसफर्ड her immobile property to ABC Company Limited, subject to a condition that a rental income of 36,000 per annum shall be utilized for the benefit of her son's wife. मतलब ये कौन है? बहू। बहू मराठी में सुन, सुना। खंडाला हाँ? खंडाला खंडाला रहने दे तू, मुझे बात सासू बता, बरोबर कशाला जाईल खंडाळा? मुझे बात बता अरे ते आगे गाणं की। बोलते रे, अरे गाणं हेलो, बोलतोय, कस्तूरी की बात सुनो रे, ये बोलतोय. तुम लोग चालू हो जाते हो रे, तुमको ना ये। Mr. Kasturi claimed that the amount of 36,000 should not be clubbed in her total income as she no longer owned the property. बताओ कस्तूरी का कंटेंशन वैलिड है कि नहीं है? कस्तूरी कुछ ज्यादा ही देर शानी बन रही है, बोलो। कस्तूरी को लग रहा है क्योंकि मैंने इनडायरेक्ट ट्रांसफर किया तो क्लबिंग नहीं लगेगा। ये जरा पुनीत का जो मैसेज आया है वो ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज करने बोल रहा है फॉर्म का, जरा देखो। ठीक है, देखा तुमने? बोला ना। मैंने रीड नहीं किया अच्छे से। हाँ, उसमें इंश्योरेंस बिजनेस आ रहा है, टेकिंग लोन, बिल्कुल आपके लिए एनबीएफसी इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल बिजनेस एक्टिविटीज नॉट अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ एलएलपी। देखो क्या बोलता है, द क्लबिंग प्रोविजन अंडर सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 8 आर अट्रैक्टेड इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनी एसेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ओहो, ये वर्ड है यहाँ पे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, अदरवाइज देन एडिक्वेट कंसिडरेशन टू एनी पर्सन to the extent to which the income from such asset is for immediate or deferred benefit of son's wife. Internet गेला. Such income shall be included in computing the total income of transferor. मतलब कस्तूरी के हाथ में बेनिफिट के मतलब कस्तूरी के हाथ में टैक्स होगा। Therefore, income of 36,000 meant for the benefit of daughter-in-law is chargeable in the hands of transferor Kasturi in this case. The contention of Kasturi is not valid in the law. ऐसे आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। चलो, और क्योंकि कस्तूरी ने वो गिफ्ट दिया है कंपनी को, कंपनी के हाथ में सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 लग जाएगा और कंपनी को टैक्स भी भरना पड़ेगा उस असेट के ऊपर। चलो माइनर के ऊपर बात करते हैं। माइनर की क्या क्या बात करें? माइनर अपने बैच में था, वो किधर गया? तेंडू तेंडू है क्या माइनर अभी भी? अभी भी माइनर माइनर है कि बड़ा हो गया? हो गए बड़े सर। बड़े हो गए। और उसके मम्मी पापा? उसके मम्मी पापा भी बैच में ही थे ना? लेक्चर में नहीं है वो। नहीं आए आज? अरे रे रे रे, खाली माइनर को अकेले को भेज दिया? माइनर जाके सिखाएगा। क्या यार, मतलब कितना कितना इरिस्पॉन्सिबल हस्बैंड, कितने इरिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स है ये। हाँ, छोटे बच्चे को अकेले को ऐसे बड़े बड़े लेक्चर में भेज देते हैं और खुद मजे ले रहे हैं जिंदगी के। उसको आत्मनिर्भर कर दिया ना सर। अच्छा,
चलो ठीक है, मम्मी पापा को मेरा प्रणाम बोलिए माइनर, ठीक है ना। मुझे एक बात बताओ, माइनर के नाम पे पापा ने फ्लैट लेके रखा हुआ है, 6 महीने का माइनर है ये, 6 महीने का, 6 मंथ का माइनर है, इसके नाम पे पापा ने फ्लैट लेके रखा हुआ है और लीगल इसके नाम पे लेके रखा है, मतलब लीगल ओनर जो माइनर है, ठीक है ना। तुम्हें क्या लग रहा है, ये रेंटल इनकम माइनर के हाथ में टैक्स होना चाहिए कि पापा के हाथ में टैक्स होना चाहिए, पेरेंट्स के हाथ में होना चाहिए? पापा के हाथ में। पापा के हाथ में होना चाहिए। चलो एक बात तो आपने बिल्कुल बराबर बोली। दूसरी बात मुझे आपको पूछनी है, दूसरी बात मुझे पूछनी है, जब मैं पेरेंट्स बोलता हूं तो कितने लोग आपके माइंड में आते हैं मिनिमम? मॉम डैड। तो 2 लोग आते हैं। तो माइनर का ये इनकम किसके हाथ में टैक्स होना चाहिए? कौन से पेरेंट के हाथ में टैक्स होना चाहिए, फादर या मदर? जो वर्किंग में है वो वाले। दोनों में का जो हिक्का होगा उसके हाथ में, दोनों में का जो क्या होगा। टैक्स की चोरी चालू कौन करता है बोलो? अब आपके घर में पकड़ लो ना, पापा जॉब वगैरह करते, पापा का बिजनेस वगैरह सब कुछ पापा का ठीक है, मम्मी हाउस वाइफ है, तो घर में हिक्का कौन है फिर? पापा। पापा। तो पापा के हाथ में टैक्स होगा, आप समझ रहे हो ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, पापा जो है माइनर के, अपने माइनर के पापा, ठीक है ना, उनका सीए में फाइनल का अटेम्प्ट आ गया, ठीक है ना, और सीए में फाइनल का अटेम्प्ट आ गया और पापा ने बोला इस साल मैं काम नहीं करता, मुझे वो फोकस करके पढ़ाई करके सीए में फाइनल का अटेम्प्ट देना है। तो जो मम्मा है इस माइनर की, उसने बोला बिल्कुल टेंशन मत लो, आप पढ़ाई करो, ठीक है ना, मैं इस साल कमाऊंगी। और ये जो बात कर रहा हूं मैं 3rd 4th ईयर की बात कर रहा हूँ, पहले 2-3 साल से पापा के हाथ में क्लब हो रहा था। अब 4th ईयर में जो मॉम है उसका इनकम ज्यादा है पापा से, तो अभी किसके हाथ में टैक्स होगा 4th ईयर में, बोलो? पहले 3 साल पापा के हाथ में क्लब हो रहा था, अब मॉम जो है उसकी इनकम ज्यादा है पापा से 4th ईयर में, अब किसके हाथ में क्लब होना चाहिए? मम्मी के। मम्मा के हाथ में। नहीं, इनकम टैक्स तुम्हारे जैसा रंग बदलू गिरगिट नहीं है कि जिसके साथ ज्यादा पैसे उसके साथ चले जाए। सालो, पप्पा नहीं लिया होगा ना असेट, ये पहले लिया था, तो ये तभी असेट लिया हुआ है जब पप्पा दादा कमाते थे। हाँ। तो ये ब्लैक मनी पप्पा का है, या अनअकाउंटेड मनी पप्पा का है। हेलो। तो वो लोग क्या बोलते हैं क्लबिंग वाले, कि अगर किसी एक पेरेंट के हाथ में क्लबिंग चालू हुआ तो चालू उसी के हाथ में रहेगा, शिफ्ट नहीं होगा। ये आपको चेक करना होता है इन द ईयर 1 ऑफ क्लबिंग, ईयर 1 ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ द क्लबिंग। आप चेक करो कि हु इज हैविंग मोर इनकम, हु इज हैविंग मोर इनकम, जिसका ज्यादा इनकम उसके हाथ में क्लबिंग। इतना क्लियर है? जिसका ज्यादा इनकम उसके हाथ में ईयर, उसके हाथ में क्लबिंग, ये ईयर 1 में होगा। ईयर 2 ऑनवर्ड्स जिसके हाथ में क्लबिंग चल रहा है उसी के हाथ में चलते रहेगा, बरोबर? Yes. बरोबर। अब मैंने अपने बैच पे जो माइनर है मैंने देखा है, उसके जो मॉम डैड बैठे रहते लास्ट बेंच पे, वो एक दूसरे से बहुत झगड़ा करते हैं कि नहीं? तुमने भी विटनेस किया होगा ना, बहुत झगड़ा करते हैं यार, वो लोग बहुत झगड़ा करते हैं। तो तुम्हें नहीं लग रहा उनका झगड़ा कभी ना कभी ऐसे लेवल पे पहुंच जाएगा जहां पे अग्रीमेंट टू लीव अपार्ट साइन होगा? सर ये कौन सा अग्रीमेंट होता है, अग्रीमेंट टू लीव अपार्ट? डिवोर्स। डिवोर्स के पहले वाला, डिवोर्स होने के बाद ना, देखो डिवोर्स जो होता है दैट इज अ फाइनल स्टेज ऑफ ब्रेकिंग द रिलेशनशिप लीगली। वो होने से पहले ना 6 महीने पहले आपको एक अग्रीमेंट साइन करना पड़ता है, अग्रीमेंट टू लीव अपार्ट, मतलब आपने डिवोर्स इनिशिएट कर दिया है, यू हैव डिसाइडेड दैट यू विल नॉट कंटिन्यू दिस पर्टिकुलर रिलेशनशिप। तो पापा के हाथ में क्लबिंग चालू था और पापा और मम्मा का अग्रीमेंट टू लीव अपार्ट साइन हो गया। अब वो माइनर जो है उसको चॉइस दिया जाता है, बताओ आपको किसके साथ जाना है, पापा के साथ जाना है कि मम्मा के साथ जाना है? तो माइनर बताओ आप किसके साथ जाओगे, पापा के साथ जाओगे कि मम्मा के साथ जाओगे? जल्दी बोलो माइनर। पैसे वालों के साथ, पैसे वालों। अरे नहीं, फिर भी सिलेक्ट तो करने देना पाशा, एक को तो सिलेक्ट करना पड़ेगा ना। मम्मी मम्मी। मम्मी के पास जाएगा। अगर माइनर अगर मम्मी के पास जाएगा और पहले साल तक पापा के हाथ में क्लबिंग होगा, तो अभी नहीं हो सकता ना, क्योंकि अभी अग्रीमेंट टू लीव अपार्ट साइन हो गया है। अग्रीमेंट टू लीव अपार्ट साइन होने के बाद किसके हाथ में क्लबिंग होना चाहिए, जल्दी बोलो? अग्रीमेंट टू लीव अपार्ट साइन होने के बाद किसके हाथ में साइन होना चाहिए? जिसके साथ बेटा है, वो जो बच्चा है उसके हाथ में कि किसी और के हाथ में?
जिसके हाथ में बेटा है उसके हाथ में। हाँ, उनको मेंटेनिंग पेरेंट बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं? मेंटेनिंग पेरेंट। तो जो मेंटेनिंग पेरेंट है वो उसके हाथ में क्लबिंग होगा। अच्छा, एक बात करते हैं कि पकड़ लो अभी कोई नया माइनर है, ये अपना वाला माइनर नहीं, मजाक छोड़ देते क्योंकि अभी सीरियस पॉइंट, मतलब थोड़ा जो एग्जांपल है वो थोड़ा अजीब सा एग्जांपल है। तो कोई एक माइनर बच्चा है, ठीक है ना, उसके मॉम डैड और सब लोग पकड़ लो, ये तीनों जो बच्चे हैं, माइनर और मॉम और डैड, ये लोग गाड़ी से किधर जा रहे थे एंड द कार मेट विद एन एक्सीडेंट एंड फादर डाइज, ठीक है ना, फादर डाइज। तो अब किसके हाथ में क्लबिंग होगा? पहले तो फादर के हाथ में होता था, अब फादर डाइड, तो किसके हाथ में क्लबिंग होगा? उनके बाद जो वर्किंग करेंगे वो। नहीं नहीं, उनके बाद कौन, मतलब कौन है बताओ ना? फादर डाइड, गाड़ी में 3 लोग थे, फादर डाइड, मदर। तो मदर ना। Mother. अब द सर्वाइविंग पेरेंट, उसको क्या बोलते हैं? सर्वाइविंग पेरेंट। तो मैंने क्या बोला, अगर ज्वाइंट होंगे तो वो देखना होता है विचेवर इज हायर वगैरह, वो बात करनी होती है। फिर मैंने आपको बोला अगर डिवोर्स हो गया या अग्रीमेंट टू लीव अपार्ट साइन हो गया तो मेंटेनिंग पेरेंट। मैंने बोला अगर एक दोनों में का एक पेरेंट अगर मर जाता है तो सर्वाइविंग पेरेंट, ठीक है ना। मैं बोलता हूँ दोनों मर गए तो कार एक्सीडेंट में, फादर एंड मदर, और खाली माइनर बच गया है और उसका इनकम कंटिन्यू उस असेट से, तो गार्डियन। गार्डियन। ये बिल्कुल गलत जवाब है, 100% रॉन्ग। बिल्डिंग में जा, बिल्डिंग ये ते पांडा, ये लड़कियों को नहीं ये पाशा, लड़कियों को अपन अपना प्रोडक्ट ऑफर नहीं करते रे। सर बच्चा ढूंढ बोला मैं, बच्चा ढूंढ यार सर, आगे तो सुनो। बच्चे ढूंढ के क्या करेगी रे बेचारी? क्लास सिखाने के लिए सर, ऐसा आगे का तो सुनो। अच्छा अच्छा, क्लास सिखाने के लिए, ओके ओके। क्लास भेजेगी वो मारने के लिए उसको। मुझे लगा अपना प्रोडक्ट दे रहा है उनको। अपना प्रीमियम प्रोडक्ट है रे, एक्स्ट्रा प्रोटीन वाला वो रहता है। तुम लोग ही खाओ, तुम लोग में ही बांट लो। येस येस, वी आर हॅपी। आपण आपल्या गुवाची खीर बनवून खाऊया, काय बोलता मुलांनो? हा, मुलींना बोलवायचं नाही। ठीक है, चलो मैं क्या बता रहा था, तुम समझो ना। गार्डियन बिल्कुल गलत आंसर है। तो जो माइनर है ना, माइनर वही असेसी बनेगा और उसी के हाथ में असेसमेंट होगा। हाँ, लेकिन लीगल कंप्लायंस जो होते हैं दैट विल बी टेकन केयर बाय गार्डियंस। लीगल कंप्लायंस जो होंगे वो गार्डियंस हैंडल करेंगे, लेकिन जो असेसमेंट होगा वो माइनर के हाथ नहीं होगा। माइनर इज द असेसी नाउ। मैंने क्या क्या बोला, समझा आपको? आई, माइनर इज द असेसी, खाली लीगल कंप्लायंस के लिए गार्डियन हैंडल करेंगे। हेलो, अरे आगे हाँ चलो, सर। चलो चलो आगे चलो, आगे चलो। अब मुझे एक बात बताओ, आप लोगों ने हगीज की ऐड तो देखी होगी। हगीज में जो छोटे छोटे बच्चे पैंट में सुसु करके हंसते हैं, टी 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 टी, क्या लगता है तुमको उनका जो इनकम होगा? पकड़ लो 25 लाख रुपया कमाया एक छोटे बच्चे ने सुसु करके, हाँ, हगीज में सुसु करके 25 लाख कमाया। वो 25 लाख के ऊपर टैक्स कौन भरना चाहिए? असेसी, मैं असेसी पूछ रहा हूँ। ये 25 लाख जो उस छोटे बच्चे ने, शायद 3 महीने का होगा, हाँ, उसने जो हगीज में काम करके 25 लाख कमाया, उसके ऊपर टैक्स कौन भरना चाहिए? हु शुड पे टैक्स? हु इज द असेसी? बोलो। जो हगीज है वो। हगीज का ओनर? अरे पागल जो हो गए? बनाते हैं अरे मैं असेसी कौन वो पूछ रहा हूँ, असेसी कौन? असेसी ये 25 लाख रुपया किसका इनकम माना जाएगा? बच्चे का। पापा हगीज पहन के घूम रहे थे उधर, हगीज पहन के वहां पे घूम कौन रहा था? बच्चा। बच्चा। तो मैं आपको पूछ क्या रहा हूँ, पापा का उसमें कोई रोल नहीं है, मम्मा का उसमें कोई रोल नहीं है। नहीं सर, मम्मा तो थी। अरे बाबा, वो मम्मा भी एक अलग एक्ट्रेस होती है, बच्चे की ओरिजिनल माँ अलग होती है, वो इतनी गोरी नहीं होती। वो बच्चा, आपको पता है, वो छोटा सा बच्चा मॉडल है, उसने ऑडिशन दिया होगा,
उसने उसके टेक रिटेक हुए रहेंगे। वो जो घर दिखाते हैं उसका घर नहीं, वो प्रोजेक्ट साइट है। उस घर में खाली मम्मा और बच्चा दोनों नहीं है, उस घर में डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, आर्ट डायरेक्टर, असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर, कैमरा मैन, माइक मैन, ठीक है ना, क्या वो मेकअप वाले, उसमें कम से कम 25-30 लोग होते हैं उस घर में शूटिंग के टाइम पे। इतना तो तुमको पता है। ऐसे तो नहीं लग रहा ना कि हगीज किसी के भी घर में चले जाता है, कोई तो बच्चा सुसु करके थोड़ा सोफा के यहाँ पे जाके बैठा हुआ है, हंस रहा है, उसको शूटिंग कर दिया, कमर्शियल ऐड बना के डाल दिया। ऐसे होता है क्या? ग्लोबल कंपनी, वो मल्टीनेशनल कंपनी है। मैंने क्या बोला, समझा? हाँ, समझे। वो जो बच्चा है ना, उसने अपना स्किल यूज किया। स्किल कौन सा स्किल सर? सुसु करने का। और तुमको पता है बच्चे जब छोटे होते हैं वो सुसु करने के बाद हंसते नहीं है, वो लोग रोते हैं। क्या माइनर? माइनर सुसु करने के बाद क्या करता है? हंसता है कि रोता है रे? मतलब पैंट में सुसु करने के बाद। माइनर तो बात ही नहीं कर रहा है यार अपने से, गुस्सा हो गया क्या? ठीक है, जाने दो, माइनर को रहने दो। तो तुमको पता है उसको बहुत सारे टेक रिटेक किए गए होंगे, तब जाके वो परफेक्ट पिक्चराइजेशन आया हुआ है। सो दैट मनी हैज बीन अर्न्ड बाय दैट माइनर चाइल्ड। माइनर चाइल्ड इज अ असेसी। वो 3 महीने का बच्चा जो है वो असेसी है, उसके नाम पे असेसमेंट होगा। कंप्लायंस खाली जो होगे वो पेरेंट हैंडल करेंगे, मतलब फाइलिंग ऑफ रिटर्न वगैरह जो भी है वो पापा हैंडल करेंगे, लेकिन जो असेसी होगा वो माइनर चाइल्ड होगा। मैंने क्या बोला, समझा? आपने डांस इंडिया डांस देखा होगा। नहीं समझा, वो किसी का तो माइक चालू है। किसका माइक चालू है रे? रुको मैं सबका बंद कर देता हूँ। हाँ बोलो, क्या नहीं समझा बोलो। मैंने बोला माइनर ने अपना स्किल टैलेंट यूज करके, मेहनत करके वो पैसे कमाए हुए हैं, तो उसी के नाम पे असेसमेंट होगा। पप्पा जो होंगे या पेरेंट जो होंगे वो खाली कंप्लायंस प्रोसीजर जो होता है वो हैंडल करेंगे, पेमेंट ऑफ टैक्स, फाइलिंग ऑफ रिटर्न, बट असेसी विल बी माइनर। बात क्लियर है? क्लबिंग नहीं होगा, नो क्लबिंग। पप्पा के हाथ में क्लबिंग नहीं होगा। ये बात क्लियर है? आपने वो देखा डांस इंडिया डांस, लिटिल चैम्प, सारेगामापा, छोटे छोटे बच्चे आते हैं वहां पे गाना गाते हैं, हाँ, डांस देखा है। करते हैं, देखा आपने कभी? हाँ, देखा है। तो उसमें जो पैसा कमाते हो वो उनका पैसा कहाँ, कौन टैक्स भरेगा? हु इज द असेसी फॉर दैट? किसने कमाया वो पैसा? जल्दी बोलो। वो बच्चे ने। बच्चे ने। तो असेसी कौन हो गया? जेन्युइनली असेसी कौन है? बच्चा। बच्चा ही है, ठीक है ना? तो पापा का उसमें कुछ खासा रोल नहीं है, मम्मा का रोल नहीं है, ठीक है ना? आपने चाइल्ड लेबर सुना हुआ है? चाइल्ड लेबर्स, फैक्ट्री में काम करने वाले बच्चे, 12 साल के 11 साल के बच्चे, वो होटल्स में काम करते हैं, चाय के गाड़ी पे काम करते हैं, न्यूज़पेपर स्टॉल्स पे काम करते हैं, वो उसका पैसा कौन कमाता है? बोलो, वो पैसे कौन कमा रहा है? बच्चा। बच्चा ही कमा रहा है। तो असेसी जो है वो बच्चा ही होता है। हाँ, कंप्लायंस प्रोसीजर के लिए पेरेंट उसको हैंडल कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। तो ऐसी मुझे बात बतानी थी। तो ये सारी हैंडीकैप्ड बातें माइनर चाइल्ड, माइनर चाइल्ड, बोलो। इनकम ऑफ हैंडीकैप्ड माइनर चाइल्ड होता हैंडीकैप माइनर चाइल्ड ने अगर खुद ने कमाया होगा तो वही असेसी है। अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मैंने, अब पकड़ लो, अनफॉर्चुनेटली अगर असेसी का जो बच्चा है वो हैंडीकैप है और असेसी ने उसके नाम पे 1 करोड़ का फिक्स डिपॉजिट करके रखा माइनर बच्चे के नाम पे, क्योंकि वो हैंडीकैप है, 1 करोड़ का फिक्स डिपॉजिट माइनर के नाम पे करके रखा। बोलो पापा का इंटेंशन क्या है? पापा ने छोटे बच्चे के नाम पे 1 करोड़ का फिक्स डिपॉजिट क्यों करके रखा हुआ है? टैक्स इवेजन के लिए कि सोशल सिक्योरिटी के लिए? जल्दी बोलो। टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन के लिए। हैंडीकैप माइनर चाइल्ड को यूज करोगे तुम? सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी के लिए किया गया है ना। नॉर्मल माइनर चाइल्ड नहीं है वो, हैंडीकैप है। पापा को लगता है कि कल अगर मुझे कुछ हो जाता है तो माइनर चाइल्ड के पास अगर पैसे होंगे तो एवरीबॉडी विल लुक आफ्टर हिम, अगर पैसे नहीं होंगे उसके पास तो कोई उसके पास ध्यान नहीं देगा। तो हमारा ऐसा मानना होता है दैट दिस पर्टिकुलर एक्ट वाज डन आउट ऑफ कंसर्न अबाउट माइनर्स फ्यूचर, और इसलिए माइनर चाइल्ड के नाम पे हमने वो एफडी वगैरह रखा होगा या असेट बना के रखा होगा, तो वहां पे क्लबिंग प्रोविजन नहीं लगता।
तो क्लबिंग प्रोविजन कहाँ कहाँ नहीं लगता देखो, ये पेरेंट्स है, ठीक है ना, हम जो सेक्शन पढ़ रहे हो सेक्शन 64(1)(a), तो माइनर सन, माइनर डॉटर, माइनर मैरिड डॉटर, माइनर कोई भी रहने दो, मतलब क्लबिंग प्रोविजन मेजर को नहीं लगते। अगर आपको आज भी अगर चोरी करनी है टैक्स को अपने पेरेंट्स को यूज करके, तो आपको इतना समझ में आना चाहिए कि आपके साथ अगर पप्पा अगर आपके अकाउंट में पैसे वगैरह ट्रांसफर करेंगे, आपके नाम पे एफडी ओपन करेंगे, तो क्लबिंग प्रोविजन पप्पा को नहीं लगेगी। वो अलग बात है कि पप्पा को आपके ऊपर भरोसा है कि नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन क्लबिंग प्रोविजन जो होती है वो माइनर चाइल्ड को लगती है, मेजर चाइल्ड को नहीं लगती। ओके, आगे जाने दो। ये जो इनकम है वो क्लब हो जाएगा पेरेंट के हाथ में, जिसका इनकम हायर है, जिसका इनकम क्या है, हायर है। ये मैंने यहाँ पे हायर लिख दिया, क्लियर है। और उसके मैंने बहुत सारे सिचुएशन पढ़ा है, वो मॉड्यूल में लिखे होंगे, वो पढ़ लेना वहां से, जो मेन था मैंने बता दिया। सर एक्सेप्शन क्या है, अगर उसने अपने स्किल, टैलेंट या लेबर से, अपने टैलेंट से, अपने स्किल से, अपनी मेहनत से अगर उसने वो पैसे कमाए होंगे तो क्लबिंग नहीं लगेगा। इनकम अर्न बाय एटीयू चाइल्ड, एटीयू चाइल्ड मतलब हैंडीकैप चाइल्ड, एटीयू चाइल्ड मतलब क्या, सेक्शन एटीयू चाइल्ड मतलब क्या, हैंडीकैप चाइल्ड, समझ रहे हैं आपको, हैंडीकैप चाइल्ड का क्लबिंग नहीं लगता, हैंडीकैप चाइल्ड को क्लबिंग नहीं लगता। एम आई क्लियर? यस। हाँ, और ये एग्जाम्पशन हमने क्लबिंग में आईएफओएस में बात की थी कि जब जब माइनर चाइल्ड का क्लबिंग होता है, जब जब माइनर चाइल्ड का क्लबिंग होता है, ठीक है ना, तब तब 1500 पर चाइल्ड पर एनम का एग्जाम्पशन मिलता है। मैक्सिमम 2C यहाँ पे नहीं है, ऐसे काटो इसको, मैक्सिमम 2C नहीं है, मतलब 4 बच्चे होंगे तो चारों बच्चों का क्लबिंग होगा और हर बच्चे का 1500 का एग्जाम्पशन मिलेगा। एक चाइल्ड का गवर्नमेंट ने 1500 का एग्जाम्पशन दिया हुआ है 10,000 10 क्लॉज 32 में। दो डिवाइस कोई तो कनेक्टेड है मेरे वाईफाई को, सिया तुम्हारा है? मेरा ब्लेज में कनेक्टेड था, ब्लेज का भी चार्ज है। दे। ये तुमको समझा क्या, बोलो हाँ ना, कुछ तो बोलो यार। हाँ हाँ। हाँ, अब माइनर मैरिड डॉटर की बात समझो। माइनर मैरिड डॉटर का ना हाउस प्रॉपर्टी इनकम क्लब नहीं होता, माइनर मैरिड डॉटर का हाउस प्रॉपर्टी इनकम क्लब नहीं होता, क्योंकि सेक्शन 27 में उसको एक्सेप्शन दिया गया है। लेकिन बाकी और अगर कोई इनकम हो, फिक्स डिपॉजिट का इनकम, डिबेंचर का इनकम, ठीक है ना, ओपन लैंड का इनकम, मशीनरी का इनकम, और कोई भी इनकम होगा तो क्लबिंग होगा। तो माइनर मैरिड डॉटर के बारे में कंफ्यूजन हमेशा बना रहता है, तो मैंने यहाँ पे एक हैशटैग बना के दे दिया है। माइनर मैरिड डॉटर को खाली हाउस प्रॉपर्टी में से छुटकारा है, बाकी सारे इनकम का क्लबिंग होता है। माइनर मैरिड डॉटर की बात क्लियर है? उनको हम एमएमडी बोलते हैं। गवर्नमेंट माइनर मैरिड डॉटर का हाउस प्रॉपर्टी इनकम क्लब नहीं करता, बाकी सारे इनकम क्लब करता है, वो भी सेक्शन 27 में उसको छुटकारा दिया गया है। 27 हाउस प्रॉपर्टी का डीम्ड ओनरशिप का क्लॉज है, अगर आपको याद है तो वहां पे हमने पढ़ा था ऐसा कुछ। इज इट क्लियर? चलो आगे क्वेश्चन करने एक दो। हो गया मेरे साइड से, चैप्टर ऑलमोस्ट हो गया है। एक खाली मुझे केस लॉ पढ़ाना है केशव जी और मोरार जी का, बाकी मेरा हो गया चैप्टर। चलो आगे। चलो चलो। चापी चापी तेरे पास में आई आई सर। क्या हो गया रे, ये ओमी को क्या हो गया? ओमी ओमी तुझे पता है तेरा माइक अनम्यूट था? उसको चाइनीज बिल्ली ने काटा।
मतलब चालू लेक्चर में ऐसे अटैक आते हैं लोगों को। हाँ चलो, मिस्टर ए हैज 3 माइनर चिल्ड्रन। पहले तो देखो मिस्टर ए ने कितनी मेहनत की है। ओके, उसमें के 2 ट्विन्स डॉटर है और 1 सन है। चलो 2:1 का रेशियो बना चला है घर में। इनकम ऑफ ट्विन डॉटर इज 2000 पर एनम ईच। तो एक डॉटर 2000 कमा रही है, एंड दैट ऑफ सन इज 1200 पर मंथ पर एनम ईच, पर एनम सॉरी। बोलो कितना इनकम क्लब होगा? करो कंप्यूट कैलसी पे। टैक्सेबल इनकम कितना? अर्चिता का आंसर आया हुआ है, बाकी लोग बताओ। अर्चिता का आंसर 1000 रुपीज है। ठीक है, तो हमारी ये बात हो गई थी कहाँ पे पता है? जब मैंने सैलरी आपको पढ़ाया था अलाउंस में, अलाउंसेस में मैंने आपको बताया था कि आप एग्जम्पशन मर्ज नहीं कर सकते, आपको पर चाइल्ड ही अप्लाई करना पड़ेगा, पर चाइल्ड। ठीक है ना? कुछ लोग क्या बोलते हैं, जब 3 बच्चे हैं ना तो 2000 प्लस 2000 प्लस 1200, मतलब 3 बच्चों ने मिलके कितना कमाया? 5200 माइनस हर बच्चे का 1500 रुपया एग्जम्पशन 1500। सो 4500 माइनस करेंगे तो 700 टैक्सेबल होता है। गलत, आप इसको 1500 का एग्जम्पशन नहीं दे सकते। इस सन को मैक्सिमम एग्जम्पशन जो मिलेगा 1200 का ही मिलेगा। एग्जम्पशन कैन नॉट एक्सीड टैक्सेबल वैल्यू एंड यू कैन नॉट मर्ज एग्जम्पशन ऑफ 2 चाइल्ड इनटू 1। ठीक है ना? तो देखो कैसे प्रेजेंट किया है, बहुत ही इजी सा। 2 बच्चों का तो यहाँ पे उन्होंने 3000 माइनस कर दिया, और सन का जो 1200 था 1200 रुपया माइनस होके बाकी पूरा टैक्सेबल आ गया। इजी। आगे चलूं? बोलो यार। चलो आगे चलता हूं मैं। ठीक है, सैलरी इनकम कंप्यूटेड। मिसेस ए का सैलरी इनकम देखो कितना है, 2,30,000, और मिस्टर ए का इनकम कितना है, 3,90,000। बताओ दोनों में हिक्का कौन? जिसका इनकम ज्यादा है मिस्टर ए। तो मिस्टर ए। ठीक है ना? इनकम ऑफ माइनर सन बी फ्रॉम कंपनी डिपॉजिट। तो सन का इनकम है 15,000, तो क्लबिंग कितना होगा? पहले तो मिस्टर ए के हाथ में क्लबिंग होगा, वो फिक्स हो गया है। ठीक है ना? लेकिन क्लबिंग कितना होगा? अमाउंट पूछ रहा हूं मैं। छोटे बच्चे ने कंपनी डिपॉजिट रख दिया, मतलब वो बॉन्ड वगैरह जैसा परचेस किया कंपनी का। ऐसे थोड़ी ना क्या होता है, पप्पा ने करके रखा होगा छोटे बच्चे के नाम पे। कितना अमाउंट क्लब होगा? जल्दी बोलो। 13,500 13,500। हाँ 13,500, 1,500 रुपए का एग्जम्पशन मिलेगा ना, तो 13,500 क्लब होगा। आगे चल रहा हूँ। इनकम ऑफ माइनर डॉटर फ्रॉम स्पेशल टैलेंट। बताओ, स्पेशल टैलेंट से कमाया हुआ है 32,000 माइनर डॉटर ने, क्या क्लब होता है? नहीं। नहीं, क्लब नहीं होगा, क्लब नहीं होगा। ठीक है ना? इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक रिसीव्ड बाय सी ऑन डिपॉजिट मेड आउट ऑफ हर स्पेशल टैलेंट। तो ये जो 32,000 है ना, ये पेरेंट ने डिसाइड किया होगा ना कि हम खर्चा नहीं करेंगे, बैंक में रखेंगे इसके नाम पे एफडी। तो इस 32,000 के ऊपर का जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट क्या वो माइनर ने मेहनत करके कमाया था? बोलो जल्दी। इंटरेस्ट मेहनत करके कमाया था क्या? मुझे बोलो ये। नहीं। नहीं नहीं। और ये डिसीजन किसने लिया होगा कि ये बैंक में रखेंगे, फिक्स डिपॉजिट में रखेंगे, या ये हाउस प्रॉपर्टी में लगाएंगे, रेंटल इनकम? ये डिसीजन किसने लिया होगा? पेरेंट्स। पेरेंट ने। तो ये वाला इनकम क्लब होगा, ये वाला इनकम क्लब होगा, 3,000 क्लब होगा। ठीक है ना? 3,000 क्लब होता है। गिफ्ट रिसीव्ड बाय सी फ्रॉम अ फ्रेंड। बताओ ये गिफ्ट टैक्सेबल है क्या? माइनर के हाथ में, उसके पास नहीं। स्पेशल टैलेंट है ना, 2,500 मिला उसको गिफ्ट मम्मा की फ्रेंड से, तो रिलेटिव तो है नहीं, माइनर है तो उसकी शादी भी नहीं है। तो ये 2,500 टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा? गिफ्ट टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा? जल्दी नहीं बोलो। होगा। क्यों नहीं? नहीं होगा, लेस देन 50,000। लेस देन 50,000 है, इसलिए नहीं होगा। नहीं तो ये भी क्लब हो जाता मम्मा के हाथ में या पापा के हाथ में।
ठीक है ना, पेरेंट्स के हाथ में क्लब होता तो ये नहीं होगा। तो ये 3000 ही एलिजिबल लग रहा है मुझे, लेकिन क्लबिंग का अमाउंट कितना होगा बता सकते हो क्या? जल्दी बोलो। 3000 रुपये ही क्लब होने वाला है, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। तो क्लबिंग का अमाउंट कितना होगा यार? 16,500. हाँ मतलब माइनर का मतलब सी का 1500 ही जाएगा ना। 15,500 कैसे हाँ ताई? 13,500 बेटे का और 1,500 बेटी का, तो टोटल मेरे को नहीं समझा क्वेश्चन क्या था। देखो, मिस्टर मिस्टर ए का खुद का इनकम 3,90,000, बेटे का जो 15,000 कमाया उसमें से 1,500 माइनस हो गया, 13,500 बेटे का क्लब हो गया, ठीक है ना। डॉटर सी जो है उसका तो जो स्पेशल टैलेंट का इनकम है वो तो क्लब नहीं होगा। इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक है वो क्लब होगा। 2,500 का गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होगा क्योंकि उसका एग्रीगेट वैल्यू लेस देन 50,000 है। तो 3,000 रुपया एलिजिबल था, लेकिन 3,000 थोड़ी ना क्या क्लब होगा, 1,500 का तो एग्जम्पशन मिलेगा ना 1032 में। हाँ हाँ हाँ, वो नहीं लिया था मैंने बराबर। तो वही तो यही तो बात होती है, भूल जाते हैं ना बच्चे, यही तो मैं पूछ रहा था, इसलिए तो मैं रुका भी था वहां पे। पब्लिक यही तो भूल के आती है एग्जाम में, ठीक है। चलो आगे हाँ बोलो। हाँ चलो आगे चलो, ये समझ में आया बच्चों का टैक्सेशन कैसे होगा वो समझ में आया ना। यस। हाँ ये चैप्टर बहुत ही इजी है, ऑप्शन में कोई छोड़ेगा ना मार खाएगा, पहले बता रहा हूँ। अब एक नई नई टैक्स की चोरी समझो। अंजेश जो है ना, अंजेश वो मेरा बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, हम साथ में ही बड़े हुए हैं, सब कुछ साथ में ही है, शादी भी हम लोग ने सेम ईयर में ही की है। तो ये रहा अंजेश और ये रहा राम, ठीक है ना। राम की वाइफ सिया, अंजेश की वाइफ मिताली, ठीक है ना। ऐसे हमारी जोड़ी है, मैंने नाम भी बताया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अंजेश, मिताली, राम, सिया, ठीक है ना। हम दोनों ना एक दिन बैठ के सोच रहे थे कि अपन यार टैक्स का झोल कैसे करें, कुछ तो करना पड़ेगा हमें। तो हमें लगा कि हमें हमारी वाइफ का जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है उसको यूज करना चाहिए, लेकिन हमें ऐसा लग रहा था कि अगर राम ने सिया के नाम पे एफडी किया तो क्लबिंग लगेगा, अंजेश ने मिताली के नाम पे अगर एफडी किया तो क्लबिंग लगेगा। तो क्या करे, क्या करे, क्लबिंग से बचना है, क्या करे जल्दी बताओ। मैंने आपको tan थीटा दिखा दिया, sin थीटा, cos थीटा, जल्दी बोलो क्या करे। एक दूसरे के वाइफ के ऊपर लिखवा दिया। भाभी के नाम पे एफडी बना। हाँ तो वो क्या रहा है, राम ने जो पैसे है ना वो गिफ्ट दिए मिताली को, और अंजेश ने जो पैसे है ना वो गिफ्ट दिए सिया को। अब क्लबिंग लगेगा क्या मुझे बोलो, क्लबिंग नहीं। लगेगा कि नहीं लगेगा? इसको क्रॉस ट्रांसफर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रॉस ट्रांसफर। क्लबिंग लगेगा कि नहीं लगेगा? लीगल प्रोविजन है क्या, दोस्त की वाइफ को अगर गिफ्ट दिया तो क्लबिंग प्रोविजन लगता है कि नहीं लगता, वो बोलो। बोलो। मैंने स्पाउस का क्लबिंग पढ़ा है आपको, मैंने बहू का क्लबिंग पढ़ा है, मैंने माइनर चाइल्ड का पढ़ा है, एचएफ का मैंने नहीं पढ़ा है लेकिन वो भी है, ठीक है ना। मैंने दोस्त की इनडायरेक्टली वाइफ, दिया ना, तो हाँ नहीं नहीं समझा नहीं। इनडायरेक्टली दिया ना। नहीं ये इनडायरेक्टली नहीं है, डायरेक्टली गिफ्ट दिया है मैंने। इनडायरेक्टली कैसे होता है बता देता हूं मैं। इनडायरेक्टली ऐसे होता है, राम ने अंजेश को गिफ्ट दिया और अंजेश ने इंटरेस्ट सिया को दिया, इसको इनडायरेक्ट बोलते हैं। ओके, ये ऐसा नहीं है। तुझे पता है मुझे क्या लग रहा है, मैं हॉरर मूवी बना रहा हूँ क्योंकि तेरा खाली हाथ उधर आ रहा है। अरे सॉरी सर।
हाँ देखो ना, और कुछ लिख के भी जा रहा है, मतलब वहां पे भूत की पिक्चर के जैसे। This is last lecture. ये बोलो ना यार, इसमें टैक्स नहीं होता, ये परफेक्ट टैक्स लूपहोल था, ये ऐसा बहुत पहले हुआ, ठीक है ना। फिर ना यहाँ पे ना कोई टैक्स कंट्रोल था नहीं, तो मैटर चला गया कोर्ट में। देखो ना यहाँ पे क्या लिखा है, ये जो बात हुई थी ना, ये हुई थी 1967 में केशव जी मोरारजी के केस में। ये दोनों ने मिलके ना ऐसे कांड किए थे, समझ लो, केशव जी एंड मोरारजी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये भी टैक्स होना चाहिए, बिकॉज द सोल पर्पज ऑफ डूइंग क्रॉस ट्रांसफर वाज टैक्स इवेजन, नथिंग एल्स, कुछ नहीं था और रीजन, ठीक है ना। देखता हूं मैं क्या लिखा है यहाँ पे। इन द केस ऑफ क्रॉस ट्रांसफर, देखो क्या उन्होंने एग्जांपल दिए, अ मेकिंग ऑफ गिफ्ट ऑफ 50,000 टू द वाइफ ऑफ हिज ब्रदर बी फॉर परचेस ऑफ हाउस बाय हर and simultaneous gift of B to age minor son of shares in a foreign company worth rupees 50,000 owned by him. तो जरूरी नहीं कि वाइफ हो, वाइफ और सन भी हो सकता है, मतलब मेरी एक पार्टी तुम्हारी एक पार्टी, ऐसा है, कोई भी रहने दो। तो क्रॉस ट्रांसफर में क्या क्या है, द इनकम फ्रॉम द असेट ट्रांसफर्ड वुड बी असेस्ड इन द हैंड ऑफ ट्रांसफरर if the transfers are so intimately connected as to form part of a single transaction and each transfer constitute consideration for the other being mutual or otherwise। मतलब यहाँ पे क्या लिखा गया है कि मैंने मिताली को गिफ्ट दिया इसलिए अंजेश ने सिया को गिफ्ट दिया, तो दोनों ट्रांसफर में कनेक्शन है और ये दोनों ट्रांसफर जो है ना सिंगल ट्रांजैक्शन ही है, ओके। Thus, in the instant case, the transfer have made by A to B person who are not their spouse or minor child, so as to circumvent the provision of this section। मतलब इस सेक्शन को तोड़ने का ट्राई किया जा रहा है, showing that such transfer constitute consideration for each other। The Supreme Court, in case of CIT versus Keshavji or Morarji, इस केस में observe that if two transactions are interconnected and are part of the same transaction in such a way that it can be said that it is the circuitous, ठीक है ना, वो सर्कल बना रहा है, ठीक है ना, या सिस्टमैटिक मेथड है, was adopted as a device to evade tax, the implication of clubbing provision would be attracted, accordingly income arising to मिताली, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, ठीक है ना, तो मिताली ने पकड़ लो 20,000 रुपया कमाया इंटरेस्ट और सिया ने पकड़ लो 22,000 कमाया इंटरेस्ट, तो बताओ राम के हाथ में कितना क्लब होगा, क्लबिंग होगा, वो बात कर ली हमने। केशव जी मोरारजी के केस में क्लबिंग होगा। अब दो पार्टी अलग अलग पार्टी अलग अलग इंटरेस्ट कमा सकती है, तो मैं पूछ रहा हूं राम के हाथ में कितना क्लब होगा, बोलो। मिताली ने इंटरेस्ट कमाया 20,000 का, सिया ने इंटरेस्ट कमाया 22,000 का, बोलो मेरे हाथ में कितना इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा, जल्दी बोलो, बोलो। कहाँ गायब हो जाते हो यार तुम लोग, 20,000। लग रहा है ना 20,000 मेरे हाथ में क्लब होगा। नहीं, मिताली मेरी वाइफ नहीं है, मेरी वाइफ सिया है, ठीक है ना। तो जो क्लबिंग होगा तो हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में ही होगा। देखो जो मेरी वाइफ कमा रही है ना, वही इनकम मेरे हाथ में क्लब होगा, याद रखो ये चीज, क्लबिंग बाहर नहीं जाता। लेकिन सर अभी हाँ। फॉर एग्जांपल आपके दोस्त ने अगर सिया मैम के अकाउंट में नहीं किया ट्रांसफर, ओनली आपने किया, मतलब एफडी बनाया, तो फिर अरे तो मेरी वाइफ ने कमाया ही नहीं ना, तो क्लबिंग थोड़ी ना क्या लगेगा, तो नहीं लगेगा यहाँ पे। लेकिन आपने तो फिर ट्रांसफर तो किया ना, मतलब एफडी तो बनाया, तो मतलब चोरी तो किया, फिर तो नहीं लगेगा ना, क्लबिंग प्रोविजन नहीं लगेगा, क्रॉस ट्रांसफर नहीं है, मेरे हाथ में क्लबिंग नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, मेरी वाइफ नहीं है वो मिताली। तो ये टैक्स का चोरी कर सकता है ना, तो उसके लिए क्या प्रोविजन? कर सकते हो, लेकिन फिर मुझे एक बात बताओ, राम ने तुम्हारे एग्जांपल में ताई इसको गिफ्ट दिया, इसके हाथ में एफडी बनाया, इसके हाथ में इंटरेस्ट आ रहा है, वहां से पैसा मेरे पास पहुंचेगा कैसे, मेरा क्या फायदा हो रहा है यहाँ पे?
टैक्स की तो चोरी हो रही, लेकिन पैसे तो चले गए ना किसी और के पास। ऐसा थोड़ी ना क्या कोई करता है। टैक्स की चोरी करने के टाइम पे आपको ये भी ध्यान देना होता है कि पैसे घूम के फिर से आपके पास आ जाए। अपना फायदा। अपना तो वही ना, ठीक है। हमारा ऑब्जेक्टिव इनकम टैक्स की चोरी नहीं है। हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि पैसे कैसे उसको मैक्सिमम अर्न किया जाए। आपके एग्जांपल में तो हमारे पास पैसे आए नहीं, हमारे घर से पैसे तो चले गए, रिटर्न तो आए नहीं। सर क्रॉस ट्रांसफर एक ही दिन में होना चाहिए। क्या 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 क्रॉस ट्रांसफर? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, एक ही दिन होना चाहिए वगैरह, ऐसा कुछ नहीं हो, कनेक्शन होना चाहिए। वो डिपार्टमेंट कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लेता है, उसका टेंशन मत लो। अभी 6 महीने और 6 महीने के बाद उसने ट्रांसफर किया तो अरे बाबा, मैं तुझे क्या बता रहा हूँ, टाइम पीरियड का यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि ये सेक्शन में नहीं हो रहा, ये केस लॉ बेसिस हो रहा है। यहाँ पे सेक्शन नहीं है, मैंने कि क्रॉस ट्रांसफर किसी सेक्शन में पढ़ा है क्या, टाइम लिमिट वगैरह नहीं लिखा हुआ है। वो डिपेंड ऑन केस टू केस। हम प्रूव कर देंगे ना, डिपार्टमेंट वाले प्रूव कर लेंगे। आप फाइट करते बैठो, फिर कोर्ट में जाएगा, कोर्ट बताएगा, जस्टिफिकेशन देगा। हाँ, तो ये याद रखना, इनकम जो क्लब होता है ना, वो अपनी वाइफ का होता है। मतलब मुझे बताना क्या है, ट्रांजैक्शन भले क्रॉस में हुआ था, क्लबिंग हमेशा फॉरवर्ड ही होता है, स्ट्रेट ही होता है। मतलब अंजेश की वाइफ का इनकम अंजेश के हाथ में क्लब होगा, मेरी वाइफ का इनकम मेरे हाथ में क्लब होगा। ओके, इज इट फाइन? ओके सर, हाँ, फाइन। थैंक्स। तो यहाँ पे मेरा क्लबिंग का चैप्टर हो जाता है। एक दो छोटे मोटे प्रोविजन है या क्वेश्चन है जो मैंने नहीं लिए, आप लोगों को सॉल्व करने हैं आपके हिसाब से। अभी आप लोग मुझे बताओ, आप लोगों में एनर्जी है, सुनने की ताकत है? तो मैं ये लेक्चर एंड कर रहा हूँ, ठीक है ना। एक 15 मिनट का या 20 मिनट का ब्रेक लेते हैं, आप जितना भी बोलो, और उसके बाद पीजीबीपी अपना कंटिन्यू करते हैं, जैसे आप बोलो वैसे। आई एम रेडी फॉर ऑल। सर कुठे नहीं, हेलो, नहीं आवाज नहीं आया आपका, वो नहीं ना, फिर से बोलो ना। आप क्या बोले, नहीं सुनाई। मैंने बोला मेरा चैप्टर हो चुका है ओवरऑल। एक दो छोटे मोटे प्रोविजन है जो मैंने नहीं लिए इस चैप्टर के, उतने छोड़ दो, ठीक है ना। और बाकी आपके मॉड्यूल में से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं जैसे एज यूजुअल। उसमें डाउट होगा तो ही आप मुझे पूछोगे। तो मैं बता रहा था, मैं आपको प्रपोज कर रहा था कि अभी कितना बज रहा है, 12:36 हुआ है। तो मैं पूछ रहा था क्या हम 15-20 मिनट्स का ब्रेक लेके अभी कंटिन्यू करें, या आपको शाम को लेक्चर चाहिए? पीजीबीपी मुझे पढ़ाना है ना, शाम को शाम को करें। शाम को कनेक्शन नहीं होता है सर, शाम को शाम को कनेक्शन होता है वापस से। नेटवर्क का हमें बहुत बार इशू हुआ है, लाइट का इशू होता है, देयर आर शाम मल्टीपल इश्यूज। वैसे शाम को सर पे अटक जाए कभी बीच में। और दिन भर तुम लोग डेटा सर, खाते रहोगे। अभी ले लो सर, 10 मिनट बाद थोड़ा सा ले लो ना। नहीं नहीं सर, शाम को ले लो सर, प्लीज ये शाम नाही को. नाही अरे कनेक्शन नाही असतं का यार, कनेक्शनचा प्रॉब्लेम होतो. परत 10 मिनिटासाठी हे करा, नहीं, परत एक 15 मिनिटासाठी हे नहीं, करा. सुनो सुनो सुनो, मैं 12, तुम लोग एक काम करो ना, मैं अपना लेक्चर एंड कर देता हूँ। सर भी सुबह से ले रहे हैं ना पाशा। ये मेरा टेंशन मत लो, मैं पढ़ाएगा, मुझे दिन भर रात पढ़ाने की आदत है, मुझे सिलेबस खत्म करने का प्रेशर भी है। मैं तुमको क्या पूछ रहा हूँ, मैं लेक्चर एंड कर रहा हूँ, ये वो रिकॉर्डिंग बंद हो जाने दो। तुम लोग ना अपना जो तुम्हारा ग्रुप वगैरह होगा या जो भी तुम्हारा म्यूचुअल डिस्कशन होगा वो बोल के मुझे एक फाइनल मैसेज सेंड करो कब लेक्चर चाहिए वो, बस। नहीं तो सर यार फिर खाना लड़कियां बोले खाने अभी के बाद शाम को लो, आराम शाम से को लो, अभी रेस्ट क्या लेने के करेंगे? बाद। नहीं वो तुम लोग सर डिसाइड शाम करके, को लो. तुम लोग डिसाइड करके मुझे मैसेज सेंड करो, मैं लेक्चर एंड कर रहा है, बाय। सर हम लोग ने कोई ग्रुप नहीं बनाया। अरे बाबा तो फोन करके बात कर लो, मैं फोन पे बात नहीं कर रही। बना दो। अरे इव्हिनिंगला प्रॉब्लेम होणार टाइम नहीं है। कनेक्शनचा. चलो बाय 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 बाय। खाने के बाद कंटिन्यू करो और क्या।